अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल में आपको खुशामदीद। हमने शुरू किया था जी, सॉल्व कर रहे थे हम ओल्ड जो पेपर हैं पीएससी के हवाले से, जिसमें ये पेडागोजी का पोर्शन जो भी आया हुआ है उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो नेक्स्ट पार्ट आज हम इसका करेंगे और देखेंगे कि इसके नेक्स्ट पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वीडियोस को आप एंड तक देखते रहिए। तो 21 क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ या डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें आप गौर करें कि ये जो प्रोजेक्ट मेथड जब बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहला चीज़ क्या होती है, वो उसमें प्लानिंग की जाती है, वो वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है कि वर्क को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एक्टिविटीज़ क्या की जाएंगी उस प्रोजेक्ट मैसेज में, इसको पहले डिटरमिन किया जाता है, या ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे उसको डिटरमिन किया जाता है। तो देखिए, जब भी कोई मेथड बनाया जाता है, मेथड को जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो जो चीज़ सबसे पहले उसमें देखी जाती है तो वो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होती है। उसमें ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है कि हम इस मेथड से को यूटिलाइज़ करते हुए क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है वो गेन करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होगा, ऑप्शन डी इसमें जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है वो है साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन डैश। साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, बड़ी कॉमन डेफिनेशन है कि साइकोलॉजी जो है वो कंडक्ट को स्टडी करती है, एक्सपीरियंस को स्टडी करती है, डीड को स्टडी करती है, या बिहेवियर को स्टडी करती है। तो जो साइकोलॉजी होती है बेसिकली वो जो है वो इन ह्यूमन बिहेवियर्स को जो है वो करती है, ह्यूमन एंड बिहेवियर्स की स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एम ऑफ साइकोलॉजी इज़, साइकोलॉजी का एम क्या होता है जी? तो इसमें आप देखिए कि साइकोलॉजी का एम जो है वो क्या है। साइकोलॉजी का एम जो है वो कॉन्स्टिट्यूस टू मेक अनकॉन्स्टिट्यूस टू कॉन्स्टिट्यूस, अनकॉन्स्टिट्यूस टू एक्टिव, या सब कॉन्स्टिट्यूस होगा या रिस्पॉन्सिव होगा। तो साइकोलॉजिस्ट का होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूस को मेक टू कॉन्स्टिट्यूस करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, द ब्रांच ऑफ फिलासफी डील विद द सर्टेनिटी ऑफ नॉलेज। तो ये भी है कि फ़िलासफ़ी की वो ब्रांच जो नॉलेज के साथ जो है वो उसको करती है, जो रिलेट करती है, तो उसको एपिस्टेमोलॉजी कहती है। दूसरा जो है ये जो अगर वो वैल्यूज़ के साथ जो है वो डील कर रही हो तो उसको जो है वो एक्सियोलॉजी कहा जाएगा। और अगर वो ऑन्टोलॉजी जो है वो नेचर के साथ जो है वो डील कर रही होती है, तो ये जो है तो इसमें नॉलेज का पूछा गया है, तो नॉलेज से मतलब का जो फ़िलासफ़ी की ब्रांच है वो एपिस्टेमोलॉजी होगी। इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, फॉर द रैशनलिज्म और नॉलेज इज़ ड्राइव फ्रॉम। रैशनलिज्म के लिए हमारा नॉलेज जो है वो कौन से गेन किया जाता है? वो ऑब्जर्वेशन से, सेंस प्रिपरेशन से, परसेप्शन से, एक्सपेरिमेंट से, या इनिएट आइडियाज़ से। तो रैशनलिज्म वाले किसके ऊपर बिलीव करते हैं? तो दीज आर अबाउट द एक्सपेरिमेंट। इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, द कोर्स आउटलाइंस आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद ओवरऑल प्लान ऑफ द कोर्स, मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ रीडिंग, या कंप्लीट एक्सरसाइज। तो जो देखें कि कोर्स आउटलाइंस होती हैं वो क्या होता है, वो मेथड ऑफ टीचिंग्स हो सकते हैं, नहीं हो सकती है, वो मेथड ऑफ रीडिंग नहीं हो सकती, कंप्लीट एक्सरसाइज होती है जी नहीं, वो कोर्स आउटलाइन जो होती है वो ओवरऑल प्लान फॉर द कोर्स होता है, किस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ। ये ब्रॉड फील्ड करिकुलम को हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। ये ब्रॉड नहीं है, ये इसको ब्रॉड में नहीं लेंगे। लर्नर सेंटर ये भी एक्टिविटी सेंटर की ही दूसरी उसको हम कह सकते हैं, उसकी दूसरी शेप है। तो इसको भी जो है वो ब्रॉड फील्ड करिकुलम जो है वो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है वो ब्रॉड फील्ड होता है, टोटली सब्जेक्ट को जो है वो उससे रिलेटेड होता है, तो ये ब्रॉड फील्ड करिकुलम में आता है। नेक्स्ट इज़ द वैल्यू ऑफ करिकुलम कैन बी चेक्ड थ्रू। वैल्यू ऑफ करिकुलम जो है वो किससे चेक की जाती है जी? मेथड ऑफ टीचिंग से, एवेल्यूएशन से, डिस्कशन से, या टेस्ट से। देखिए,
जब हम वैल्यू चेक करना जा रहे हैं, हम वैल्यू जजमेंट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए मेजरमेंट और एवोल्यूशन में जो टर्म यूज़ होती है वो एवोल्यूशन है, कि हम उसकी जजमेंट करने जा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो उसको हम एवेल्यूट कर रहे होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, ये एवेल्यूशन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज द इंटीग्रेटेड करिकुलम स्टैंड फॉर। इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या है जी? एंगेजिंग द स्टूडेंट इन द इमेजिनरी एग्जाम्पल ऑफ द कंटेंट, इसको इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं जी। नहीं, एंगेजिंग दिम इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको एंगेज करना, ये इंटीग्रेटेड करिकुलम है, ये भी नहीं है। एंगेजिंग द स्टूडेंट इन एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द रियल लाइफ सिचुएशन, तो ये चीज़ इसमें करेक्ट है कि हम उसको रियल लाइफ सिचुएशन में जो है वो लेके जा रहे हैं। रियल वाइज सिचुएशन में तलबा को जो है वो इंगेज करना, ये जो है ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड करिकुलम कहलाता है। नेक्स्ट इज विच साइंटिफिक मेथड इज टॉप डाउन अप्रोच, कौन से साइंटिफिक मेथड में टॉप डाउन अप्रोच जो है वो होती है जी? डिडक्टिव मेथड में, हाइपोथेसिस मेथड में, इंडक्टिव मेथड में, या पैटर्न मेथड? अब ये हाइपोथेसिस मेथड और पैटर्न मेथड, इन दोनों को तो आप छोड़ लें, ये तो साइंटिफिक मेथड में नहीं आते हैं। दो मेथड हैं इसमें जो है हमारे पास रह गए, एक डिडक्टिव मेथड है, एक इंडक्टिव मेथड है। तो जो जब हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं, यानी कि जनरल चीज़ों से स्पेसिफिक्स की तरफ हम आना चाह रहे हैं, तो उसको जो है वो डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इसको डिडक्टिव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम चंद स्पेसिफिक चीज़ों को लेके तो उसको जनरल चीज़ों को जो है वो की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि देखें मैं जिस तरह से फर्ज करें कि कोई चीज़ कोई टॉपिक के ऊपर उसको समझाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसकी डेफिनेशन जो है पढ़ाई जाती है, फिर एग्जांपल के साथ उसको वजाहत की जाती है। तो देखिए हम पहले इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें हम स्पेसिफिक चीज़ को लेके फिर उसको जनरल की तरफ ले जा रहे हैं, उसकी रियल लाइफ वर्ड में एग्जांपल देते हैं, तो इसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। डिडक्टिव मेथड ये है कि हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ रहे हैं। हाँ, यानी कि हम शुरू ही जो है वो ब्रॉड चीज़ों करते हैं, एग्जांपल के ज़रिए, रियल लाइफ एग्जांपल के लिए बच्चों ने को समझाने की जो कोशिश करते हैं, और आखिर में हम उस पॉइंट के ऊपर जो है उसको ले आते हैं, और आखिर में जो है वो उस टॉपिक की जो है वो डेफिनेशन उनको बता जाती है कि ये चीज़ें इससे रिलेट कर रही हैं, तो इसको जो है ये डिडक्टिव मेथड जो है वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट है डैश इज ए सेट ऑफ एलिमेंट टेकन फ्रॉम ए large पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द certain रूल। के एलिमेंट्स जो एक बहुत लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो, तो वहाँ से सिंपल को अगर वो लिया जाता है तो उसको हम सिंपल कहते हैं। बहुत आसान बात है। इसमें पॉपुलेशन एक वाइड होता है, एक इसमें जो है वो सारी एज ए होल को जो आइटम्स होंगे वो उसकी पॉपुलेशन कहलाएगी, वो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो उसमें से अगर हम एक सिंपल चीज़ को हम उठा लें तो वो उसका जो है वो सिंपल होगा। फर्ज करें कि एक बहुत सारे एप्पल हैं, तो उनमें से हमने चेक करने के लिए हमने 1 2 3 या 4 एप्पल जो उनमें से उठा लिया, तो वो उस एप्पल के सिंपल हो गए। वो सारे एप्पल जो है वो पॉपुलेशन हो गई, और जो हमने लिए हैं वो सिंपल हो गए। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस जो है वो क्या है? हाइपोथेसिस स्टेटमेंट दैट एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो उससे इन्वेस्टिगेशन का मकसद होता है। स्टेटमेंट विच सर्व एज द बेसिस फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बेसिस फ्राहम करती है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। मैथमेटिकल एवल्यूशन ऑफ द रिसर्च एविडेंस, या रिसर्च एविडेंस का मैथमेटिकल एवल्यूशन की जाती है, तो इसको कौन सा जो है वो हाइपोथेसिस होगा? तो इसमें देखिए ये सारी चीज़ें हैं जी। इसमें ऑप्शन जो ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि हाइपोथेसिस जो है उसमें देखें वो स्टेटमेंट ऑफ द एम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी होता है। जो स्टेटमेंट विच सर्व अ बेसिस फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो बेसिस भी मुहैया करता है। मैथडोलॉजिकल एवल्यूशन भी हमें देता है। हाइपोथेसिस से हमें पता चलता है कि इसमें रिसर्च मेथड जो है वो कौन सा यूज़ होगा, तो इसमें ऑप्शन डी जो है जो करेक्ट है। Alternate form of reliability is known as parallel form reliability, convergent form reliability, test retest reliability, या split half reliability। तो ये अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी को पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। इसको पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके साथ डील करता है जी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निशन से लेवल कॉग्निटिव है, जो माइंड से मुतल्लिक़ होता है, जो मेंटल प्रोसेस से मुतल्लिक़, माइंड प्रोसेस से मुतल्लिक़ होता है, तो इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी जो है जो करेक्ट होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील विद द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसमें ऑप्शन बी जो है जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, इन द नॉन रेफरेंस सिस्टम चाइल्ड परफॉर्मेंस इज़ कम्पेयर टू। अब नॉन रेफरेंस में क्या होता है, मेंबर्स उसकी परफॉर्मेंस को, बच्चे की परफॉर्मेंस को किसके साथ जो है वो उसको कंपैरिजन किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है मेंबर ऑफ इस ग्रुप, उसके ग्रुप के मेंबर की तरफ से, किसी स्टैंडर्ड की तरफ से के साथ, जूनियर ग्रुप के मेंबर के साथ, या उसकी अपनी एबिलिटीज़ के साथ। तो इसमें जो है नॉर्म रेफरेंस में उसके जो ग्रुप के मेंबर हैं उनके साथ उसको जो है ये कंपेयर किया जाता है, उसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। मसलन क्लास के अंदर जो है उसमें जो कंपेयर किया जाता है बच्चों को कि इसने जो है दूसरे बच्चों की निस्बत की पोजीशन क्या है जी, ये पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, जो है ये जो है वो स्कूल के बच्चे के साथ जो है उसको कंपेयर किया जाता है, इसको नॉन रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। और दूसरा एक टेस्ट होता है जिसमें क्राइटेरियन रेफरेंस जो है वो टेस्ट है, जिसमें एक क्राइटेरिया जो है वो डेवलप कर लिया जाता है। तो उस क्राइटेरिया के तहत जो है उसको कंपेयर किया जाता है। फिर कह जी क्राइटेरिया बना दिया जाता है जी कि जो 80 से अबव नंबर लेगा बच्चा उसको ए ग्रेड में, जो 90 से अबव होगा ए प्लस में, जो 60 से ऊपर होगा उसमें उसको जो है वो बी। तो इस तरह से ये जो है क्राइटेरिया बनाया गया तो इसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है वो कहा जाएगा। और दूसरा जो है अगर उसको कंपेयर, अगर इंडिविजुअल्स को कंपेयर किया जाए बच्चों को, तो उसको जो है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है which for the getting the higher mark in the class is the example of dash motivation। अब क्लास के अंदर अगर उसको बच्चा जो है वो हाईएस्ट मार्क जो है वो लेना चाह रहा है, उसकी ये ख्वाहिश है अंदर की कि मेरे नंबर जो है वो बहुत अच्छे आए, और इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहेंगे, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहेंगे, या इंड्यूस मोटिवेशन कहेंगे? तो देखें, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है बच्चे की, यानी कि इनर मोटिवेशन है उसकी, उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो रही है जो उसको कोई चीज़ काम करने पर उकसा रही है। तो इसको उसका बाहर से ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये उसके अंदर की ख्वाहिश है। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा, और इसमें ऑप्शन ए जो है जो करेक्ट है। नेक्स्ट है ओवर लर्निंग डील्स विद डैश और रिस्पॉन्डिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओवर लर्निंग जो है क्या है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो अगर ओवर लर्निंग हो तो फिर उसमें का मतलब ये होगा कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसके लिए वो इजी और क्विकनेस होगी। ओवर लर्निंग डील विद इजी एंड क्विकनेस, तो इसमें ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, इजी एंड क्विकनेस डील्स विद ओवर लर्निंग। तो व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे पार्ट के हमारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं। इसी तरह से ये पैटर्न, और इसी पैटर्न के साथ हम चलेंगे और क्वेश्चन जो है वो उसको सॉल्व करते जाएंगे, और मैक्सिमम पेपर्स जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वीडियोस को आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बार बार वीडियोस जो है वो आपके साथ पहुँच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।